ऐसा नहीं है कि औरत रिश्ते निभाना नहीं जानती या फिर वो कठोर दिल वाली होती है। कई बार हालात और मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उसको ये कदम उठाना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह की एक कहानी आज लेकर आए हैं। नई सुबह। नीता, जिसके पति का नाम पारस था, उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी। पारस शराबी था। नीता बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। नीता रात का काम निपटाकर जाकर बिस्तर पर लेट गई। इतने में पारस आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दे दी, उस पर छूने भी नहीं देती अपने आप को, सती सावित्री बनती है। नशे में धुत पारस उल्टा सीधा बकते हुए नीता को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नीता की गर्दन पर सिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोने सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। अगर सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर पारस को एहसास ही नहीं था कि उसने नीता की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती नीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने पारस को लात मार दी। दर्द से तड़पते हुए पारस एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नीता पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पारस जब तक अपने आप को संभालता, नीता ने कमरे से बाहर आकर और दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नीता ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही सी बिटिया के लिए भी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन तुरंत ही मनोस्थिति से उभरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। नीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे हुए पैसे निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत की और मुड़कर नहीं देखा उस घर को जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे। वो घर जो कभी उसका अपना हो ही नहीं पाया था। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कपा दिया था। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि उसकी आज की प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को और उसके अहंग को चोट पहुंचाई थी और इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए नीता ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, इस तरह के हजारों सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी के भी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर यहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया और शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया, कोई संपर्क भी नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, ये सोचकर वो आगे बढ़ी। आसपास नीता को कोई भी बूथ नहीं दिख रहा था। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहाँ से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त हो तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। पर किसी ने फोन नहीं करने दिया। क्या रात में मयंक जी ने फोन नहीं उठाया तो? रात भी कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। अपने ठंड से जमे हुए हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नीता ने कहा, माफ़ कीजिएगा। चौंकते हुए नर्स ने पूछा, कौन है? फिर नीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है। अतः उसने अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नीता ने विनती भरे स्वर में कहा, जी मुझे एक फ़ोन करना था। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया। फिर उसने फ़ोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर नीता ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। नीता का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर तो नहीं बदल गया है। अब कैसे बचाएगी वो खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय नीता के मन में चलते रहे।
निराश होकर वो रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो। नीता सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर से हेलो की आवाज़ ने उसके मन की तंत्रा तोड़ी और उसने धीरे से कहा, मैं नीता। मयंक ने परेशान होकर पूछा, तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब कुछ ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? पारस जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल मयंक ने एक ही सांस में पूछ डाले। नीता ने रुंधे हुए गले से पूछा, जी मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? मयंक ने कहा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं पर इंतज़ार करो। ये कहकर मयंक ने रिसीवर रख दिया। नीता ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस कर नीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर नीता चौंक गई। नर्स ने कहा, पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है। गर्म कॉफ़ी ने नीता को काफ़ी राहत दी। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नीता ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मयंक को बताया कि संभवतः किसी ने नीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए मयंक ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही नीता ठंड से कांप उठी। तभी मयंक ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीता ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मयंक ने नीता को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मयंक के घर पहुंचने तक दोनों खामोश थे। कार के रुकते ही नीता ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीता ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी नीता सोचती रही कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से नीता की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा मयंक चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नीता शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ। मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो। नीता ने अपनी भरी हुई आंखों से मयंक की तरफ देखा। वही आंखें थीं जिनके आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर वे चुपचाप बाहर निकल आए। मयंक के तैयार होने तक नीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए मयंक ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते नीता की तरफ देखकर बोले, लंच मैं ऑफिस में कर लेता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक नीता की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार मयंक ने नीता को पारस की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर नीता को उसकी मर्यादा ने और मयंक को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि मयंक नीता की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण नीता किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर नीता ने दरवाज़ा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा कि 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित करके खुद नहाने चली गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो उसने सकुचाते हुए मयंक की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाला और उसे पहन लिया। और इधर मयंक ऑफिस तो चले गए थे, पर नन्ही गुड़िया और नीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह गुड़िया भी तंग हो रही होगी।
ये सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ले ली। फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकले। स्टोर से वो बाहर आ ही रहे थे कि एक खूबसूरत सी गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही नीता चौंक गई। मयंक ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। मयंक ने नीता को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए नीता ने मयंक से माफ़ी मांगी, तो मयंक ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर माफ़ करूँगा, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए नीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर मयंक गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मयंक को दिया। खाते खाते मयंक ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई नीता खामोश बैठी रही। अपने हाथों से नीता के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया भी तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ पर सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मयंक इस बात को जानते थे कि नीता का अपना कहने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वरना कब की वह इस नर्क से निकल गई होती। नीता को मयंक की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि मयंक कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वो इतनी रात में उनके साथ बेझिझक आ गई थी। सिसकते हुए नीता ने कहा, पारस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसने पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी मयंक को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए मयंक की आंखों में आंसू आ गए। मयंक ने कहा, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है नीता, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये कहते हुए मयंक ने नीता को अपने बाहों में ले लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए नीता ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर मयंक के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से मयंक ने पारस के खिलाफ केस कर दिया। सजा के डर से पारस ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मयंक के सीने पर सिर रखकर रोती नीता का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। रात हुई, मयंक गुड़िया को सुला रहे थे। गुड़िया भी मयंक के गले में हाथ डालकर सो रही थी। बाप बेटी को ऐसा सोते देखकर नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली, नई सुबह के स्वागत के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पोस्ट को लाइक करें और साथ में कमेंट में बताएं कि क्या नीता ने जो किया वो सही था। जल्दी ही फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।